friends, welcome back. Today I am going to start chapter number 2 of your BST, that is Principles of Management. This is the first video of this chapter. In this chapter we will discuss, in this video we will discuss the basic things which we need to understand about the principles of management. जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट सिविलाइजेशन के शुरू होने के साथ ही मैनेजमेंट का भी शुरुआत हुआ। तो जिन जिन चीज़ों को हम लोग सिविलाइजेशन में जो भी चीज़ें इनबिल्ट हैं, जो भी चीज़ें सिविलाइजेशन का स्टडी करते समय हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक वही चीज़ें हमें मैनेजमेंट के अध्ययन करते समय भी अपने दिमाग में रखनी होंगी। और जिस प्रकार से सिविलाइजेशन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, समय बीतता गया और कोई एक सिविलाइजेशन का एक दौर आया, फिर उस दौर में भी कुछ कमियां रह गई, फिर उसमें कुछ बदलाव आए, कई नई चीज़ें जुड़ती चली गई, पुरानी चीज़ें हटती चली गई, और करते कराते आज हम लोग इस तरीके की सिविलाइजेशन में हैं जो हमारा आज का रहन सहन है। ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट भी शुरू हुआ। तो उस समय की ज़रूरतें कुछ और थी, उसके हिसाब से मैनेजमेंट के कई बार शुरुआत में तो मैनेजमेंट को पहचाना भी नहीं गया, और बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसको पहचानना शुरू किया। जब बिजनेस का इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय आया तो लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस को भी समझा, और धीरे धीरे जो बदलाव होने थे वो होते चले गए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट गो थ्रू द वर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। अब बारी है प्रिंसिपल्स के बारे में जानने की। तो प्रिंसिपल जो शब्द है, यहाँ पे इस शब्द का मतलब है गाइडलाइंस, रोड मैप। किस तरीके से मैनेजमेंट को सक्सेसफुल, इफेक्टिव, एफिशिएंट बनाना है। क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया है अब तक पिछले एक चैप्टर के डिस्कशन के बाद कि मैनेजमेंट वाइटल है और अनअवॉइडेबल एक्टिविटी है, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। बस हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि गुड मैनेजमेंट कर सकते हैं या बैड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बैड मैनेजमेंट कोई भी बिजनेसमैन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि दैट रिजल्ट इन लॉस, एंड इन बिजनेस नो वन विल एक्सेप्ट लॉस। तो प्रॉफिट के लिए सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के प्रॉफिटेबल होने के लिए मैनेजमेंट का प्रभावी होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड गुड मैनेजमेंट इज़ वेरी कंपलसरी। और उस इफेक्टिव, एफिशिएंट और गुड मैनेजमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, जिन लोगों ने मैनेजमेंट पे अध्ययन किया, जिन लोगों ने मैनेजमेंट पे रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम निकला, उसमें से उन लोगों ने कुछ चीज़ों को किनारे रख के ये बताया कि इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल हम मैनेजमेंट में करते हैं तो मैनेजमेंट हमारा प्रभावी होगा, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हमें चीज़ों को मैनेज करना चाहिए ताकि हम उनकी उस मैनेजमेंट से अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इन्हेंस कर सकें। और तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज कॉल्ड गुड, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ चीज़ें और है जो आपके बुक से मैंने निकाल के रखी हुई है यहाँ पे। डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेक्निक। मैनेजमेंट जो है वो टेक्निक से अलग है। टेक्निक का मतलब होता है तरीका, प्रोसीजर, मेथड, which involve a series of steps to be taken to accomplish desired goal। किसी चीज़ को पाने के लिए ये काम करते रहने से मैं वो चीज़ तक पहुंच सकता हूँ, that is the technique। Principles are guidelines to take decision or action while practicing techniques। और उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते समय अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो उस निर्णय को लेने की जो क्षमता है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया और टेक्निक थोड़ी सी छोटा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के लिहाज में। अब आते हैं एक और मिलता जुलता टर्म है मैनेजमेंट से, वैल्यूज़, मूल्य।
मानव मूल्य की बात की जा रही है यहाँ पे, एटिकेट्स, डिसिप्लिन, रूल्स, all comes under humanity, all comes under values. Values are something which are acceptable and desirable and have moral connotation. Values उन चीज़ों को कहते हैं जो समाज में सभी लोग जिसको पसंद करें, सभी लोग जिसमें कंफर्टेबल फील करें अपने आप को. प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर. और प्रिंसिपल्स क्या है? ट्रूथ. ट्रूथ ऐसी सच्चाई, और सच्चाई जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी लगे, समय के अनुसार कई बार सच्चाई कड़वी भी लगती है. वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी. एक अकेले व्यक्ति को समाज में किस तरीके से अपना व्यवहार करना है, किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करना है, दैट कम्स अंडर वैल्यूज थ्रू कॉमन प्रैक्टिस. और ये कैसे लोगों को समझ में आता है? कॉमन प्रैक्टिस से. हमें अपने माता पिता का पैर छूना है, ये कॉमन प्रैक्टिस से हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने अपने बड़ों को देखा है कि उनका माता पिता का वो पैर छूते हैं. तो ये हमें वहाँ से समझ आई कि हमें भी छूना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर्स का. दीज ऑल आर, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए. ये चीज़ें हमें समाज में देख के चीज़ें हमें मिलती हैं. लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो चीज़ों को रिसर्च करके पता करता है, उन पे रिसर्च करते हैं, और ये काफ़ी टेक्निकल नेचर के होते हैं. वैल्यूज़ ह्यूमन मानवीय मूल्यों पे आधारित चीज़ें होती हैं, जबकि मैनेजमेंट कंप्लीटली टेक्निकल टर्म है. ये बिल्कुल टेक्निकल नेचर का होता है. कि टेक्निकल का मतलब ये हुआ, तकनीकी का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो श्योर हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है, इस तरीके की चीज़ें. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखा वैल्यूज़ और मैनेजमेंट में. थोड़ा सा डिफरेंस दिखा हम लोगों ने टेक्निक और मैनेजमेंट में. ये सब परीक्षा प्रयोगी चीज़ें हैं. आपके एग्ज़ाम में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को आप थियोरेटिकल जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसा मैंने कहा कि मैनेजमेंट सिविलाइजेशन के साथ पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है. तो जिस तरीके से बहुत सारे फेजेस हैं हमारे सिविलाइजेशन के, एंशिएंट टाइम से लेके आज तक के टाइम पे हैं, उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी बहुत सारे फेजेस हैं. अर्ली पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके परीक्षा में एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हो सकता है थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू नीड टू हैव अ लुक ऑन दीज थिंग्स. सो अर्ली पर्सपेक्टिव मतलब शुरुआत में जब मैनेजमेंट कहाँ दिखा हमें, कब हम लोगों ने मैनेजमेंट को पहचानना शुरू किया, जब किसी बहुत बड़े, शुरुआत में क्या हुआ होगा खुद से गेस करें हम लोग. लेट्स मेक एन स्टोरी ऑफ आवर ओन कि सभी लोग हंटर गैदरर थे वहाँ पे एंशिएंट टाइम में. अपना जीवन हर व्यक्ति अकेले का पेट पालता था. धीरे धीरे उसके परिवार हुआ, फिर उसने परिवार का ध्यान रखना शुरू किया. धीरे धीरे एक परिवार के बदले वो कई परिवार में हो गए. धीरे धीरे वो समाज का रूप ले लिया उसने, फिर धीरे से किसी प्रदेश का रूप लिया, फिर कंट्री, और फिर ये सारे वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे. और तो उसी प्रकार मैनेजमेंट में जब आदमी अकेला था तो उसको अकेले छोटे छोटे काम करता था वो. अब उसे कोई बड़ा काम करना है, जो अभी तक थियरी हमारे सामने है, जैसे कि बड़े बड़े पिरामिड्स, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मोनूमेंट्स जो बने हुए हैं, ये क्या है? ये उस समय के एक बेस्ट मैनेजमेंट का उदाहरण है, जब हम लोग टेक्निकली उतने साउंड नहीं थे, फिर भी उतने बड़े बड़े पत्थरों को सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मिलके एक जगह काम किया लोगों ने मिलके, और अपने काम को इतना समन्वित किया, इतना मिला के काम किया कि आज वो सभी मैनेजमेंट के उदाहरण के तौर पे देखे जाते हैं. तो अर्ली पर्सपेक्टिव क्या हुआ? जब एक बहुत बड़े काम को करने के लिए एक बहुत बड़ा समूह एक साथ काम करने लगा, तो हमें वहाँ पे मैनेजमेंट का एहसास हुआ, और
वही मैनेजमेंट का कह सकते हैं अर्ली फेज था। फिर धीरे धीरे लोगों ने साथ काम करते हुए धीरे धीरे बिजनेस व्यापारिक सोच ने लोगों के एक साथ काम करने को एक अलग स्वरूप प्रदान किया। उसके साथ साथ आई हमारी क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी, जिसने रैशनल इकोनॉमिक व्यू दिया मैनेजमेंट को। उसने बताया कि लोगों को अगर मोटिवेट करना है तो अज्यूम दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक गेन प्राइमरीली, कि लोगों का अगर आर्थिक लोगों को लाभ मिलेगा तो लोग मोटिवेट होंगे और लोग अच्छा काम करेंगे, आपका ग्रुप अच्छा काम करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फोर्स है वो अच्छा काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिस तरीके से हेनरी फेयोल ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, एवरी ही काउंटेड एवरी स्मॉल थिंग। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, इस चैप्टर के आने वाले वीडियोस में हम लोग हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है इन दोनों लोगों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, और इस चैप्टर में इन दोनों के प्रिंसिपल्स के बारे में जम के चर्चा हुई है, हम भी करेंगे। तो क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी के आते ही हमारे मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट आया कि लोग अगर इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड हैं तो इट मे इम्प्रूव, इनहैंस, इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। फिर अगला फेज जो था मैनेजमेंट में, दैट वाज नियो क्लासिकल थियरी। उस क्लासिकल थियरी में एक पॉइंट और ऐड हुआ, वो क्या था? ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इकोनॉमिकल बेनिफिट के साथ साथ अगर हमारा ह्यूमन ट्रीटमेंट, उनको जो रिस्पेक्ट जो है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर हम उसको बचाएं, उनको वर्किंग कंडीशंस पे ध्यान दें, उनकी सुख दुख का ध्यान रखें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, तो दैट इज गोइंग टू मेक योर मैनेजमेंट मोर इफेक्टिव। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से समय बदला और फिर एक दौर आया बिहेवियरल साइंस अप्रोच का, कि हम लोग जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जिनसे हमें स्पेशली जिनसे हमें काम लेना है, उनके बिहेवियर पर रिसर्च करने का काम हुआ कि मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए उनके बिहेवियर का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। उनके बिहेवियर से पता चल सकता है उनके नीड्स के बारे में, और उनके नीड्स को अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है तो वो मैनेजमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो आगे जाके फिर हमारे मैनेजमेंट ऑपरेशनल रिसर्च साइंस मॉडर्न और ये सारे फेज़ों को पार करता हुआ आज हमारे सामने जो मैनेजमेंट का स्वरूप दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न मैनेजमेंट। द मिक्सचर ऑफ ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, फेजेस, इन सारे फेजेस की पॉजिटिव चीज़ों को निकाल के एक निचोड़ बना जो कि आज मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न मैनेजमेंट में हम लोग जनरल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और पिछले चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा भी था किस तरीके से टाटा ने इन सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना जमशेदजी टाटा ने देखा था। तो लेट्स मूव अहेड इन दिस चैप्टर, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू डिस्कस। तो किस प्रकार का होगा ये गाइडलाइन, मैनेजमेंट का गाइडलाइन किस प्रकार का होता होगा? नेचर मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। नेचर स्टैंड फॉर क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। नेचर जो शब्द है उसका मतलब होता है क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, किसी चीज़ की विशेषता। तो इसकी विशेषता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है इसके पास। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हर जगह एक्सेप्ट किया गया। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। ये सोते में कही गई कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट अ फिलॉसफी, दिस इज कंप्लीटली प्रूव्ड फैक्ट। जो भी हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा बात है, वो सारे बातों के
लिए बैकअप के रूप में उन लोगों ने अपने रिसर्च और अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी पब्लिश किया है। फिर ये जनरल गाइडलाइंस है, किस तरीके से अपने मैनेजमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं, मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इनका जो इनके ये जो प्रिंसिपल बने हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से बने हैं। मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली अ साइंस, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर। तो मैनेजमेंट में कोई रूल बन गया तो ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट है, वो बदल नहीं सकता। उसको कंडीशंस के हिसाब से बदल के जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, विच मेक मैनेजमेंट एन आर्ट। और तो मैनेजमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल जो भी है उन पे जैसा ही हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी घटना पे एक रिसर्च करते हैं और उसका जो भी इफेक्ट होता है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो ये काम करेंगे तो ये इफेक्ट होगा। इस तरीके का रिलेशनशिप हमारे प्रिंसिपल्स में दिखेगा। तो these all are the nature of principle of management. Derivation of these principles may be said to be a matter of science and their creative application may be regarded as an art. तो इन सारे प्रिंसिपल्स को जब बनाया गया, जब इनका निर्माण किया गया, तो ये हम कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट के किस विशेषता की पहचान है। मैनेजमेंट एक विज्ञान है, इस विशेषता की, इस नेचर की वो पहचान है। लेकिन जब हम उनको अप्लाई करते हैं, उन बनाए गए रूल्स को जब हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन इन डिफरेंट कंडीशंस विथ डिफरेंट चेंजेस अकॉर्डिंगली, देन वी कॉल इट एन आर्ट। क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बात करना शुरू नहीं किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एज एन होल व्हाट इज प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद दिस टर्म प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के से क्या क्या मदद मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार हर चीज़ को अनुभव करके ही सीखें। अगर हर चीज़ को हम अनुभव करके सीखने लगेंगे तो एक इंसान का जीवन काफ़ी छोटा है सारे अनुभव को लेने के लिए। तो हमें दूसरों के द्वारा दिए गए अनुभव का भी इस्तेमाल अपने जीवन में करना होता है। तो मैनेजर को अगर इफ़ेक्टिव होना है तो उसको बार बार लॉस झेल के इफ़ेक्टिव नहीं बनना है। उसे अपने सीनियर्स का, अपने इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा दी गई जो नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो करके वो अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे। मतलब कम से कम लागत, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था को इफेक्टिव करने में भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। साइंटिफिक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट बेसिस। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट के हमारे बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मोड़ना, अपने आप को बदलने में हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और एक अच्छा मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा फुलफिल करता है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम लोग अगर किसी गाइडलाइन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है तो कीप इन योर माइंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनेजमेंट।
नॉट ओनली गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट मैनेजमेंट। तो इस बेस्ट मैनेजमेंट में हर वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो मैनेजमेंट, जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट का उदाहरण है वो होना चाहिए यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट क्या है? जो हमें हमारे सोशल सामाजिक दायित्वों को पूरा करना सिखाता है, पूरा करने में मदद करता है। तो ये प्रिंसिपल्स भी हमारी उसमें मदद करेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बन जाने की वजह से अब मैनेजमेंट को, किसी को ट्रेन करके एक अच्छा मैनेजर बनाया जा सकता है, किसी को एजुकेट करके एक अच्छा मैनेजर बनाया जा सकता है, और इसमें बहुत सारे रिसर्च भी किए जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द different the principles given by Henry Fayol and F.W. Taylor. So from in this video I have only this much information for you guys. और आपको मैं बता दूं कि इन सारे वीडियोस का जो सोर्स है वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक। मैं एनसीईआरटी की बुक फॉलो करता हूं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक की सभ्यता, जैसा कि हम लोगों ने देखा, अभी बात भी किया कि मैनेजमेंट हमारी सिविलाइजेशन के साथ साथ चलने वाली चीज़ है। ये हमारी सिविलाइजेशन के साथ चलने वाली चीज़ है। और तो हमारी सिविलाइजेशन तो सारी पुरानी सिविलाइजेशन से एक है, तो उसमें भारत का कोई योगदान ना हो ये तो संभव नहीं है। तो बीइंग एन इंडियन, it's my responsibility to look out for the contribution of India in this management concept. We must have something. और आपको मैं बता दूं कि इन सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी ये ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, हर जगह पे हमारे इंडियननेस का इस्तेमाल हुआ है। इंडियन कॉन्सेप्ट को बीच में रखा गया है। और हमारे कई भारतीय ग्रंथ भी मैनेजमेंट से संबंधित हैं। अगर आप उनको ढूंढेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता भी चलेगा और उनको पढ़ के आपको मैनेजमेंट का और अच्छा ज्ञान मिल सकता है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट। इफ आई विल गेट एनीथिंग आई विल श्योरली डिलीवर इट टू यू गाइज फॉर द। So last but not the least, my instructions: keep reading book and preparing notes, start solving problems as much as possible. Whenever I tell about problem in BST, it means case studies. And keep giving me feedback so that I can make my videos more effective day by day. For the time being, thank you and all the best.